हेलो एवरीवन, मेरा नाम अलका है और मैं आपके ही चैनल लेपाक्षी एजुकेशन पर आपका स्वागत करती हूँ। हमने जैसा कि आपको पता है एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट करी है। ज्योग्राफी के सभी चैप्टर हम कवर कर चुके हैं और अब हमने हिस्ट्री स्टार्ट करी। हिस्ट्री में 4th चैप्टर तक समझ चुके हैं सही से। और अब हम देखेंगे अध्याय 5, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अब हम समझते हैं कि राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के इस चैप्टर में हम क्या आज समझेंगे नया। ठीक है, तो देखते हैं। पहले हेडलाइन देखते हैं, चुनाव का दिन। चुनाव के दिन में क्या है कि ये जो बच्चा है इसका नाम शंकरन है और ये सुबह उठता है और देखता है कि उसके नाना नानी जो हैं वो तैयार होकर कहीं जा रहे हैं। तो ये अपने नाना जी से पूछता है कि नाना जी आप इतने सुबह कहाँ जा रहे हो। तब इसके नाना जी जो हैं जल्दबाजी में बस इतना ही बताते हैं कि आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। तो हम भी देखते हैं कि शासक कैसे बनते हैं और सबसे पहला शासक कैसे बनते हैं और पहले के शासक कैसे बनते थे। अभी तो हम अपना जो नेता है वो चुनाव से कर वोट देकर ही बनाते हैं। आपको पता है कि 50 वर्षों से हमने अपने शासकों का चुनाव कराया है। ठीक है, जो 1947 से हमारा देश आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को पहली बार चुनाव हुआ था। और क्या कहते हैं 26 जनवरी 1950 से पहली बार चुनाव हुआ था। तो कुछ 50 से ज़्यादा ही सालें हो गई हैं अपना हमें नेता चुनते। लेकिन पहले के लोग कैसे अपने नेता चुनते थे, चलिए समझते हैं। तो बहुत बहुत पहले के लोग, करीब 3000 साल पहले, कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करते थे। कैसे करते थे, जैसे आपने अश्वमेध यज्ञ का नाम जरूर सुना होगा। यह एक ऐसा यज्ञ है जिसमें एक घोड़ा होता है, मतलब एक राजा का घोड़ा होता है। ठीक है, तो वो अपने सिपाहियों की देख रेख में उसे स्वतंत्र छोड़ देता है। या आपने रामायण देखी होगी तो उसमें देखा होगा कि प्रभु श्री राम ने ऐसा यज्ञ करा था। तो जब उन्होंने लवकुश ने उस घोड़े को पकड़ लिया। तो ये कुछ उसी प्रकार का अश्वमेध यज्ञ की चर्चा कर रहे हैं। तो राजा तो जो था वो सिपाहियों की देखरेख में उस घोड़े को छोड़ देता था विचरण करने के लिए। अब वो जिस राज्य से निकल के जाता था, है ना, तो घोड़ा जिस राज्य से जा रहा है, अगर उस राज्य के राजा ने घोड़े को पकड़ लिया तो उस राज्य के राजा को जिसका जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है उससे उस राजा से युद्ध करना पड़ेगा। और अगर वो किसी राज्य से सीधे निकल गया, उस राजा को कोई आपत्ति नहीं हुई, तो मतलब उसने उसकी अधीनता स्वीकार कर लिया। तो ये कुछ उस तरह से था, है ना। तो यही बता रहे हैं कि इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। मतलब जो राजा की अधीनता स्वीकार कर लेते थे उसे यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था और वह उपहार लेकर आते थे राजा के लिए, है ना। पुरोहित द्वारा सम्मान दिया जाता था उन्हें। पुरोहित जो पहले जो थे वो पंडितों और ब्राह्मणों का बहुत ज़्यादा मान सम्मान होता था वैदिक काल में। ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि विशिष्ट पुरोहित द्वारा सम्मान किया जाता था, उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था और जो ये यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा थे उनके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों का जो राजा जो था वो मुख्य स्थान पर बैठता था। कहाँ बैठता था? या तो वो सिंहासन पर बैठता था या फिर वो बाघ की खाल पर बैठता था, मतलब चीते की खाल पर बैठता था, तभी तो वो राजा था। तो युद्ध क्षेत्र में राजा का जो सारथी है उसे क्या बोलते हैं? सहचर। ये क्वेश्चन आ चुका है। सारथी को क्या बोलते हैं? सहचर। ठीक है, सहचर को ही हम सहयोगी बोल सकते हैं। सहयोगी बोलते हैं। तो वो जो सहचर था वो क्या करता था? वो राजा के गुणों का गान करता था। ठीक है, और जो उसके सगे संबंधी थे, खासतौर पर उसकी रानियाँ और पुत्र एक अलग प्रकार का अनुष्ठान करते थे, मतलब छोटे छोटे अनुष्ठान करते थे। और जो सारे आमंत्रित राजा थे वो सिर्फ बैठकर देखते थे क्योंकि उन्होंने राजा की अधीनता स्वीकार करी है। राजा के ऊपर पुरोहित जो था वो पवित्र जल का छिड़काव करता था और अनुष्ठान करता था। और जो वैश्य जो थे वो राजा के लिए अलग अलग उपहार लाते थे, लेकिन शूद्रों को उस अनुष्ठान में शामिल नहीं किया जाता था। जो राज्य का राजसूय यज्ञ था उसमें ऐसे अनुष्ठानों में उसे शूद्रों को शूद्रों को नहीं बुलाया जाता था कि मतलब वो वहाँ उसमें शामिल नहीं होंगे, बस सुनेंगे कि हाँ वहाँ हो रहा है, बस वहाँ जाएंगे नहीं, है ना। तो उसी को बोल रहे हैं कि ये वर्ण के जरिए हम समझते हैं कि ये शूद्र और ये वैश्य और ये आपके पुरोहित क्या होते हैं, जो आगे ऊपर हमने भी पढ़ा। तो उस समय 4 सामाजिक वर्ग थे, एक था ब्राह्मण, एक था क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो ब्राह्मण था
वो तो यज्ञ करता था, अनुष्ठान करता था और उसी में उसे उपहार मिलते थे, ठीक है, राजाओं द्वारा। और जो क्षत्रिय था वो युद्ध करता था और लोगों की रक्षा करता था। और जो वैश्य था, वैश्य जो था उसके काम था खेती करना, पशुपालन करना और व्यापार करना। और शूद्र का क्या काम था? शूद्रों का इन तीनों की सेवा करना था। समझ लिए, जैसे कि काम करने वाले जो लोग होते हैं वो। अब देखते हैं कि चित्रित धूसर पात्र क्या होता है। पहले तो आप ये समझिए कि धूसर मीन्स क्या होता है। धूसर मीन्स होता है आपका ग्रे कलर। इंग्लिश में ग्रे बोलते हैं, हिंदी में भूरा बोलते हैं। तो भूरा बर्तन। अब इसको हम अपने शब्दों में बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे कि चित्रित भूरा बर्तन। अब चित्रित कैसे है, देखिए यहाँ पे रेखा है, ये इस तरह की टेढ़ी मेढ़ी आड़ी टेढ़ी रेखा है, ये देखिए, इनको ज्यामितीय रेखा बोलते हैं। तो ये चित्रित हो गए, मतलब ये एक भूरे रंग का बर्तन हो गया और इसके ऊपर जो है ये चित्र बनाए इसलिए चित्रित हो गया। और पात्र बर्तन, ठीक है। तो अब इसमें बता रहे हैं कि ये चित्र दूसरा पात्र मिला है, मतलब थालियाँ मिली हैं, कटोरी मिले हैं। एक बात और बताऊँ आपको, अगर इस जगह पर मृद भांड शब्द होता तो मृद मीन्स होता है मिट्टी और भांड मीन्स होता है बर्तन। तो हम उसका मतलब समझते हैं कि मिट्टी के बर्तन। मृद भांड आपने नाम बहुत बार सुना होगा, उसको बोलते हैं मिट्टी के बर्तन। और अगर हम ऐसे बोलेंगे मृद धूसर भांड, तो मतलब मिट्टी के भूरे रंग के बर्तन। लेकिन अगर ये मिट्टी नहीं है, मतलब यहाँ पर मृद का यूज नहीं हुआ, तो मतलब ये किस चीज़ का है? या तो ये तांबे का है या फिर ये आपका पीतल का है या किसी और उसका धातु का होगा। लेकिन ये मिट्टी का नहीं है क्योंकि मृद भांड नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ही पतली सतह से सुंदर से चिकने चिकने किसी धातु से बनाया गया है। ये महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए प्रयोग में आता होगा ये जो बर्तन है। अब देखते हैं जनपद क्या होते हैं। आपको मैं बताऊं, जनपद समझाने से पहले मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो आपका मतलब अभी मैं जो बता रही हूँ आपको, ये तो मैं बहुत छोटी सी डिटेल में बताऊँगी। बाकी आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको फुल डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा हमने ऊपर पढ़ा था ऋग्वेदिक काल, तो ऋग्वेदिक काल भी बोल सकते हैं, वैदिक काल भी बोल सकते हैं। तो जो आपका वैदिक काल है वो दो भागों में बटा हुआ है। एक तो है आपका पूर्व वैदिक काल और एक है आपका उत्तर वैदिक काल। जो पूर्व वैदिक काल है उसको ऋग्वैदिक काल भी बोलते हैं। पूर्व वैदिक काल की जो आपकी टाइमिंग है वो है आपकी 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, ठीक है। और जो उत्तर वैदिक काल की जो टाइमिंग है वो 1000 बीसी से 600 बीसी तक 600 बीसी तक है ना। तो ये अभी जो बात कर रहे हैं ये बात कर रहे हैं आपके उत्तर वैदिक काल की, पूर्व वैदिक काल की नहीं। अब आप मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको, मैं जो ये समझा रही हूँ इस चैप्टर में, आप समझिएगा उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है ना। तो अब देखते हैं जनपद क्या होता है। तो महायज्ञों को करने वाले राजा, अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा बन गए थे। जन मीन्स लोगों के राजा थे। जब हम पूर्व वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल में जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें जनों के राजा थे, मतलब एक कबीला था और उसका एक सरदार था और सरदार को ये राजा बोल देते थे। लेकिन अब नहीं था, अब ऐसा था कि एक पूरा गाँव या 2 3 4 या जितने भी मतलब 8 10 12 गाँव मिलाकर एक जनपद हो गया और उसका एक राजा हो गया, है ना। तो जो राजा हो गया तो अब वो राजगद्दी पर भी बैठता था, राजगद्दी पर बैठता था और उसका खुद का राजमहल था। और वो सेना भी रखने लगा था। जबकि पहले के जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था उसमें वो सेना नहीं रखता था, लेकिन इसमें सेना भी रखने लगा था, ठीक है। तो उसी को बोल रहे हैं कि जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह और वहीं का वो राजा। तो पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई करी है। कहाँ कहाँ करी है? दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के मेरठ के पास में एक हस्तिनापुर नामक जगह है वहाँ पर, और एटा के पास में अंतरजी खेड़ा भी है जगह है वहाँ पर, ठीक है। तो अब इन तीनों जगहों पर क्या मिला है ये देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली का पुराना किला, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेड़ा नाम की एक जगह है, वहाँ की बात कर रहे हैं, ये कहीं और की बात नहीं कर रहे हैं। तो आप उस हिसाब से समझिए कि खुदाई से पता लगा है कि लोग इस जगह झोंपड़ियों में रहते थे, ठीक है। मवेशियों को पालते थे और जानवरों को पालते थे। मवेशी मतलब जिनसे हमें कुछ मिलता है, और जानवर जैसे कुत्ता है जो रक्षा करता है, उसे हमें मिलता नहीं है, रक्षा करता है तो वो जानवर है ना। और तो ये पालते थे। और फसल कौन कौन सी करते थे? चावल थी, गेहूँ, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जो पहले करते थे वही थे। चलिए अब आप समझते हैं कि लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मृद भांड मिट्टी के बर्तन, और इन्हें भूरे धूसर रंग के अलावा लाल रंग का भी प्रयोग करते थे। पुराने स्थलों पर बहुत कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं।
ऊपर हम देख चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं महाजनपद। महाजनपद करीब 2500 साल पहले की बात कर रही है। मतलब मैंने आपको बताया ना कि वैदिक काल को 2 भागों में बांटिए। पहले तो ऋग्वैदिक काल जो है वो 3500 साल पहले रचा गया था, है ना। तो उससे 1000 वर्ष निकाल दीजिए। जो ऋग्वैदिक काल है तो 1000 वर्ष निकल गया तो कितने बचे? 2500 साल पहले। तो ये मतलब 2500 साल पहले की बात कर रहे हैं कि 2500 साल पहले महाजनपद का वो प्रोसेस जो थी वो 2500 साल पहले ही स्टार्ट हुई है। तो ये कहते हैं कि कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे, इन्हें महाजनपद कहने लगे। ये कितने थे? ये 16 थे। ये जो जनपद महाजनपद की बात कर रहे हैं, ये 16 महाजनपद थे। अगर आपने हिस्ट्री अपनी सीडेट के लिए किसी तरह से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा ये बात, है ना। और क्या कहते हैं, अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियाँ की जो थी वो किलेबंदी कर दी जाती थी। किलेबंदी किस लिए करते थे? दूसरे राजाओं से आक्रमण से बचने के लिए, है ना। और किस चीज़ से करते थे? लकड़ी से भी बना देते थे, ईंट से बना देते और पत्थरों से भी ऊंची ऊंची दीवारें बना देते थे। ये आगे समझाने की कोशिश करें। देखिए, ऐसा लगता है कि लोगों ने अपने अन्य राजाओं से आक्रमण से डर कर बनाई होगी। और कुछ राजा जो थे वो इसीलिए मतलब क्या कहते हैं, विशाल ऊंची प्रभावशाली दीवार इसलिए बनाते थे ताकि वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सके, अपनी श्रीमती दिखा सके दूसरे राजाओं को, ताकि वो दूसरे राजा उससे डरें कि देखो कितना प्रभावशाली है, जिसने अपनी पूरी राजधानी को किलेबंदी कर दिया है। तो दूसरे राजा थे वो इसी को देखकर मतलब डराते थे कि देखो हम कितने प्रभावशाली हैं। वो डर भी जाते होंगे, ऐसी बात नहीं है, छोटे छोटे राजा तो ऐसे ही डर जाते होंगे। तो आगे देखते हैं कि इस तरह में किले के अंदर रहने वाले लोगों को उस क्षेत्र का नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। मतलब लोग जो अंदर रह रहे हैं किले के अंदर वो सुरक्षित रहते थे और उन पर नियंत्रण भी ये राजा अच्छी तरह से कर लेता था। तो ये जो दीवारें बनाने के लिए उन्हें व्यापक योजना की आवश्यकता होती थी, है ना। योजना तो बनाएंगे जब ऊंची ऊंची दीवारें बनाएंगे तो उसके लिए पहले योजना बनाएंगे कि कैसे बनाएं। और लाखों ईंटों की ज़रूरत होती थी, पत्थरों की ज़रूरत होती थी और स्त्री पुरुष तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा, तभी तो ये बनी होगी। ऐसे ही थोड़ी बनी होगी, मतलब लोग लगे होंगे। देखो अब क्या कहते हैं, इसमें दिखा रहे हैं ये कहाँ का है, ये दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं कौशाम्बी किले की दीवार है ये। यह चित्र जो है वो आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास में मिली एक ईंट की दीवार है। ईंट की दीवार का अवशेष है। अवशेष मीन्स आप समझ सकते हैं कि कोई जैसे पूरी चीज़ है, उसमें से कुछ चीज़ें बच गई, बाकी सब नष्ट भ्रष्ट हो गई, तो जो बचा हुआ हिस्सा को ही हम अवशेष बोलते हैं। ठीक है, इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुई होगी। आप दीवार देखिए किस तरह से बनी हुई है। इसी बात करें कि इसमें कितना परिश्रम भी लगा होगा और लोगों का टाइम भी लगा होगा और बहुत ही योजना भी बनाई गई होगी। अब देखते हैं कि आगे क्या बता रहे हैं। अब राजा सेना रखने लगे थे। हाँ, जब वो महाजनपद के राजा हो जाएंगे तो सेना भी रखेंगे और सिपाहियों को वेतन भी देते थे। वेतन में क्या देते थे? आहत सिक्के। आहत सिक्के जो हैं, अब आप आहत सिक्कों को ऐसे समझ सकते हैं कि आहत सिक्के जो हैं कुछ भी नहीं लिखा रहता था। मतलब आहत सिक्कों पर कुछ भी नहीं लिखा रहता था, सिर्फ चित्र ही चित्र दिखते थे। वो आहत जो है वो सबसे प्राचीन सिक्के हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन सिक्के कौन से हैं तो वो हैं आहत सिक्के। आहत सिक्के सबसे प्राचीन सिक्के होते हैं। ये क्वेश्चन आता है बार बार। ठीक है, और ये आहत सिक्कों के बारे में बताया, आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, अध्याय 8 में अच्छी तरह से इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आहत सिक्कों के बारे में। अब देखते हैं कि कर भी वसूलते थे। कर क्यों वसूलते थे ये देखते हैं। जैसे कि हमने पूर्व वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल के पूर्व वैदिक काल में देखा कि वहाँ तब कर नहीं वसूलते थे लोग। मतलब जो राजा थे उनकी जो ज़रूरत थी वो नियमित थी और लोग जो उपहार ले आते थे उनके लिए, उनकी जो सेना थी, मतलब जो उनकी जो प्रजा थी वो उपहार लाते थे, तो राजा उसी में संतुष्ट हो जाता था और उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी। लेकिन अब के राजा का क्या हुआ कि उसने मतलब जब वो इतने राज्य को संभाल रहा है, इतने लोगों के लिए किलेबंदी कर रहा है, इतने लोगों पर राज्य कर रहा है, तो उसकी ज़रूरतें भी बढ़ती होंगी। तो उसके लिए उसे सिर्फ उपहारों पर तो वो डिपेंड नहीं रह सकता था, इसलिए उसने कर लेना स्टार्ट कर दिया अपनी जनता से, अपनी जो जनता बोल सकते हैं, प्रजा बोल सकते हैं, उससे। तो किस किस चीज़ों पर कर लगाई ये भी देख लेते हैं। फसलों पर लगाई, कारीगरों के ऊपर लगाई, जो कारीगर करते थे। कुछ टैक्स राजा को देना पड़ता था। पशुपालक जो क्या कहते हैं, अपने जानवरों को पालते थे, उनसे जो उत्पादन होता है, जैसे दूध दही का मट्ठे का हुआ तो वो उसको भी देते थे, उसमें से भी जो पैसे आते थे उन्हें देते थे। व्यापारी जो व्यापार करते थे उसमें से भी। और आखेटक मीन्स जो शिकारी थे। संग्राहक मीन्स जो इकट्ठी चीज़ें करते थे, वो भी, उन्हें भी जंगलों से जो प्राप्त होता था वो अपने राजा को टैक्स के रूप में देते थे। ठीक
ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जब इतना सब कुछ परिवर्तन हो गया तो फिर कृषि में भी परिवर्तन होगा। अब कृषि में परिवर्तन कैसे हुआ ये भी देखते हैं कि इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े बदलाव हुए। कैसे कैसे हुए कि जो हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। पहले क्या था कि लकड़ी के फाल थे। पहले हमने चैप्टर पढ़ा था आरंभिक नगर, तो उसमें एक देखा मैंने आपको दिखाया था चित्र में कि एक हल है वो लकड़ी का बना हुआ है, तो जो लकड़ी का हल था। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि लोहे का हल बनने लगा। हल में जो नीचे की तरफ हल तो आपने देखा हुआ, उसके जो नीचे की तरफ जो था ना फाल जिससे खेत जोतते थे, वो अब लोहे का बनने लगा था। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना से लोहे के फाल से आसानी से तोड़ा जा सकता था, मतलब जोता जा सकता था अब बड़ी ही आसानी से लोहे की फाल से, ठीक है। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान पौधों को रोपण शुरू कर दिया। मतलब पहले के जो वो थे, हाँ, जो कृषि करते थे किसान थे, वो क्या करते थे कि वो बीज खेत में ऐसे ही फेंक देते थे, मतलब ऐसे ही डाल देते तो उपज जाते थे धीरे, या बाद में या कुछ नष्ट भी हो जाते थे। लेकिन अब क्या करा इन्होंने कि धान को उपजाने के लिए धान के पौधे तैयार करे और फिर बाद में रोपण करना स्टार्ट करा। वो अभी भी करते हैं गाँव में, रोपण करना स्टार्ट करा। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसीलिए पैदावार भी बहुत ज़्यादा होने लगी फसलों की। अब देखते हैं कि सूक्ष्म निरीक्षण मगध के बारे में है ना। सूक्ष्म निरीक्षण मीन्स थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मगध और बाकी जो आपके महाजनपद हैं उनके बारे में डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। तो मगध के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। पहले देखते हैं कि मगध जो है अभी फ़िलहाल जो वर्तमान में बिहार में है। बिहार वाली जगह को ही हम मगध कहते हैं, ठीक है। और बिहार क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर महात्मा बुद्ध का बहुत जुड़ाव था, तो उस जगह का नाम बिहार रख दिया गया। वहीं पर तो महात्मा बुद्ध ने मतलब अपना पूरा वो करा था, जीवन व्यतीत करा था, इसीलिए। चलिए आगे देखते हैं मगध के बारे में डिटेल से। लगभग 200 साल पहले, 200 साल के भीतर, 200 साल पहले नहीं, लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। क्यों बन गया ये भी समझने की कोशिश करते हैं। इसमें बता रहे हैं कि जो गंगा और सोन नदी है वो मगध से होकर ही बहती थी, है ना। तो जो मगध से होकर बहती थी ये दोनों नदियाँ, तो उससे क्या हुआ कि यातायात बढ़ा, जल वितरण हो गया और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण जितने भी काम थे सभी होने लगे। मगध के एक हिस्से में तो पानी था, नदियाँ बह रही थी, दूसरे हिस्से में जंगल था। तो जंगल में क्या था, जंगल में थे बहुत सारे हाथी, जिनको सेना ने, लोगों ने, वहाँ के जो लोग थे, वहाँ की जो सेना थी, राजा की जो सेना थी, उन्होंने हाथियों को पकड़ा और उसे प्रशिक्षित करा और अपनी सेना में शामिल कर लिया। जिससे क्या था कि मतलब जो बाहर के जो राजा थे वो डर जाते थे, क्योंकि घोड़े तो थे ही, सेना भी थी, अब हाथी भी हो गए। और क्या कहते हैं, हाथियों को देखकर तो वैसे ही दूसरे जो राजा की सेना थी उन्हें डर लगता ही होगा, इसीलिए वो ऐसा करते थे, है ना। यही नहीं, जंगलों में घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिलती थी। जंगलों से लकड़ियाँ मिलती थी, तो उन्हीं से वो घर बनाते थे, गाड़ियाँ बनाते थे और बहुत सारे रथ बनाते थे। और इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें भी मिली है। लोहा अयस्क मीन्स जहाँ पर क्या कहते हैं लोहा मिलता होगा, वैसी खदानें मिली हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थी। ये जो लोहे की खदानें थी बहुत ज़्यादा उपयोगी थी। मगध में 2 बहुत शक्तिशाली शासक बने, एक बिम्बिसार और एक अजातशत्रु, ठीक है। तो ये जो बिम्बिसार और अजातशत्रु है इसको हम बोलेंगे हर्यक वंश। हर्यक वंश को दूसरे शब्दों में हम बोलते हैं पितृहंता वंश। पितृहंता वंश इसलिए क्योंकि ये अपने ही पिता की हत्या करके पिता की गद्दी पर बैठे हैं। कम से कम 3, 4, 5 राजा जो थे वो इन्होंने ऐसा ही करा। अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा, बिम्बिसार ने, और उसके अजातशत्रु के पुत्र ने अजातशत्रु को मारा। तो क्या कहते हैं ये तभी शासक बने थे। तो ये जो आपके बिम्बिसार, जो अजातशत्रु हैं, ये हर्यक वंश हैं, हर्यक वंश के शासक हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण हैं और क्या कहते हैं बहुत शक्तिशाली भी हैं। और अगर हम वंश की स्टडी स्टार्ट करेंगे, जैसे वंशों की, जैसे तो सबसे पहले हर्यक वंश ही स्टार्टिंग करते हैं हम, है ना। और यहीं 600 BC से आगे इन्होंने ही राज्य करना स्टार्ट करा है। फिर उसके बाद और भी आए हैं शासक, लेकिन स्टार्टिंग इन्हीं से हुई है, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या करा कि अन्य जो जनपद थे जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। अन्य जो जनपद थे इन पर अपना शासन करने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्म नंदन, कौन नहीं जानता इनको,
घनानंद सिकंदर के टाइम की बात है। सिकंदर ने आक्रमण करा था घनानंद के टाइम पर, और घनानंद को मार कर ही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन स्टार्ट करा। चाणक्य भी इसी के टाइम पर थे। इन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र उस महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला दिया। ठीक है, बिहार में एक जगह है राजगृह, जिसे आजकल बोलते हैं राजगीर। क्या बोलते हैं? राजगीर। कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही राजगीर, और बाद में पाटलिपुत्र, जो कि आज की डेट में बोलते हैं पटना, राजधानी बनी रही। बाद की बात कर रहे हैं, तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, आगे चैप्टर आएंगे लाइन बाय लाइन। अभी तो 6 का पढ़ रहे हैं, फिर 7, फिर 8, फिर इन सब चीज़ों में अच्छी तरह से डिटेल में समझाएंगे। तो 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का एक राजा था सिकंदर, विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह से सफल ना होने के बाद भी उसने मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीत लिया, और भारतीय उपमहाद्वीप और मैं व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। मतलब जीतने के लिए भारत में भी एंट्री करने की कोशिश करी उसने, व्यास नदी तक पहुंच गया। ठीक है, तो जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा, तो उसके जो सिपाही थे, उसकी जो सेना थी, उसने साफ मना कर दी कि नहीं, हम उधर नहीं जाएंगे। वो भयभीत हो गए उनकी सेना देख के, मगध की सेना देख के। क्यों? क्योंकि मगध की जो सेना थी उसमें पैदल बहुत सारे सैनिक थे, और रथ थे, और हाथियाँ थी, जिससे उनकी बहुत बड़ी सेना थी, है ना। तो उसे देखकर वो सिकंदर की जो सेना थी वो डर गई और पीछे हट गई। अब देखते हैं वज्जी नाम की जगह, मतलब वज्जी भी एक महाजनपद है, इसके बारे में देखते हैं। तो ये बिल्कुल मगध के अपोजिट है। वज्जी जो है, मगध में तो पितृहंता वंश था, अपने पिता को मारकर और दूसरों पर शासन कर कर और खुद को ही महान बताकर, शक्तिशाली होकर राज्य करते थे। लेकिन वज्जी में ऐसा नहीं था। वज्जी में क्या था कि इसमें जो थे सभी जो जो क्या कहते हैं, जो वहाँ के जो राजा थे, क्या कहते हैं, गढ़ या संघ जो था, उसमें कई शासक थे, और जो जितने भी शासक थे वो सभी अपने आप में ही राजा थे, है ना। तो अब देखते हैं कि गढ़ और संघ का मतलब क्या होता है। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा है कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी जो थी वो वैशाली थी, आज बिहार में है। ठीक है, यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी, जिसे हम गढ़ या संघ बोलते हैं। गढ़ या संघ क्या कहते हैं, जैसे कि आज की डेट में हम चुनाव करते हैं, वोट डालते हैं, तो हम अपना नेता चुनते हैं। सेम वैसे ही वज्जी में लोग जो थे अपना राजा खुद चुनते थे। वहाँ क्या था, गणतंत्र था, लोगों का राज्य था, ना कि राजा का राज्य था। संघ का राज्य था, संघ में कुछ शासक थे, और वो सभी अपने आप में राजा थे। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि वे विभिन्न अनुष्ठान करते थे, आपस में ही मिलकर संपन्न करते थे, और सभी सभाओं में, जितनी भी सभाएं थी उसमें आपस में ही बैठकर बातचीत, बहस, वाद विवाद के जरिए सारे मैटर सुलझा लेते थे, है ना। सारे मैटर सुलझा लेते थे, और किस तरह, मतलब क्या काम किस तरह से करना है, शत्रुओं से कैसे निपटना है, ये सब मिलकर चर्चाएं वो करते थे। लेकिन इन सभाओं में भी स्त्रियां, दास और जो कमकार थे, कमकार मीन्स काम करने वाले नीचे लोग जो काम करते थे, इन सभी की सेवाएं करते थे, उनको इन सभाओं में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं थी, वो लोग नहीं करते थे। तो वज्जी में ये था। और फिर ये एक बता रहे हैं कि वज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया। दीर्घ निकाय क्या है? दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। क्या है? दीर्घ निकाय क्या है? ये प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया है। इसमें अजातशत्रु और वज्जी संघ के बारे में कुछ लिखा हुआ है, वो पढ़ते हैं। तो जो अजातशत्रु है वो वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था, तो उसने अपने मंत्री को, वश्यकार को भेजा बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए कि मैं आक्रमण करूं या ना करूं। तब महात्मा बुद्ध ने पूछा मंत्री से, क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? जब उन्हें पता चला कि हाँ ये सब होता है, तो उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक कि वो पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर बातें करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान करते रहेंगे, उनकी बातों पर ध्यान देंगे, महिलाओं से कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, और शहरों और गाँवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे, है ना।
और विभिन्न मतावलंबी संतों को सम्मान करेंगे और उनके आने जाने पर रोक नहीं लगाएंगे। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक वज्जी में ये सारे कार्यक्रम नियमित रूप से होते रहेंगे तब तक उस जनपद को कोई भी जीत नहीं सकता है। एक तरह से अजातशत्रु से उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, तुम जब तक नहीं जीत पाओगे जब तक कि ये सारे कार्यक्रम नियमित रूप से होते रहेंगे, है ना। तो फिर आगे पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासक आए, उन्होंने गढ़ और संघ पर विजय हासिल कर ली। फूट पड़ गई होगी तभी करा होगा, नियमित रूप से नहीं चल रहा होगा। पहले ही बुद्ध ने बोल दिया था कि अगर ये सब कार्यक्रम हुए तो कोई भी उसे जीत नहीं पाएगा, लेकिन उनमें फूट पड़ी होगी आपस में, तब गुप्त शासकों ने उन पर विजय प्राप्त कर ली। और इसके बाद हम पढ़ेंगे अध्याय 9 में बाकी सारी डिटेल में इस चीज़ के बारे में। मैंने आपको बताया कि महाजनपद 16 होते हैं, तो इसमें सिर्फ 2 ही महाजनपदों के बारे में बताया है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इन सभी महाजनपदों के बारे में और अच्छी तरह से इसको समझेंगे। आप यकीन मानिए, हिस्ट्री जो है वो सबसे बढ़िया सब्जेक्ट है। अगर आप डिटेल में पढ़ोगे और अच्छी तरह से पढ़ोगे, सबसे बड़ी बात मन लगाकर पढ़ोगे, इंटरेस्ट लेकर पढ़ोगे, तो इससे बढ़िया सब्जेक्ट आपको कोई भी नहीं मिलेगा और गलती होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है अगर आपने सही हिसाब से कवर कर लिया पूरी हिस्ट्री। तो चलिए, इसी के साथ ये हमारा चैप्टर यहाँ समाप्त होता है और मैं यहाँ वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।